राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों के चुनावी प्रचार की गहमा-गहमी के बाद अब सियासी दलों का चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के आखिरी दिन तक सियासी दलों ने चुनाव को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब चुनाव प्रचार के बाद बारी जनता की। 25 मई को प्रदेश की सभी 10 लोकसभा की सीट और करनाल की विधानसभा सीट पर प्रदेश की जनता अपना वोट देकर के प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगी। लेकिन अब यहां से सवाल यह है कि चुनावी प्रचार की धूल भरी आंधी के बाद सियासी माहौल कितना साफ हो पाया है। जनता ने अपना मत आखिर किसको देने का मन बनाया है। हालांकि 4 जून को इसका पता लग भी जाएगा, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां कितनी आश्वस्त हैं और किन किन पार्टियों को अपने किए गए दावों पर अभी भी पूरा भरोसा है, आज हम बड़ी बहस में इसी विषय पर करेंगे चर्चा। अब देखिए, कुछ अहम सीटें हैं जहां पर आप थोड़ा सा देख लें महाटक्कर कहां है। बंतो कटारिया बीजेपी की तरफ से और वरुण चौधरी कांग्रेस की तरफ से अंबाला सीट पर प्रत्याशी। तो ये दिलचस्प मुकाबला होगा। तो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें अंबाला पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि बंतो कटारिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, वरुण चौधरी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हैं। अब दूसरा अगर आप देखें तो सोनीपत में भी यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। मोहनलाल बड़ोली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, जबकि सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस की तरफ से यहां पर कैंडिडेट बनाए गए हैं। अब सिरसा आप देखिए, यहां पर भी महाटक्कर है। अशोक तंवर जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कुमारी सैलजा, बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी का, और ये सिरसा में टक्कर देंगी। तो ये कुछ सीटें हैं जहां पर दिलचस्प रहेगा मुकाबला। उसमें से सिरसा की भी जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी है। अब आइए रोहतक पर। सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी सीट की पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है तो वो रोहतक की है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ से अगर आप बीजेपी का कैंडिडेट देखें तो अरविंद शर्मा, जो कि इसके पहले यहाँ से बतौर सांसद प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, वो इस बार भी कैंडिडेट के तौर पर हैं। करनाल की सीट पर सबकी निगाहें हैं। करनाल में मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर सांसद के तौर पर उम्मीदवार हैं, और दिव्यांशु बुद्धिराजा को कांग्रेस ने यहां से कैंडिडेट बनाया है। तो करनाल में भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अभिमानी महेंद्रगढ़ देख लीजिए, धर्मवीर सिंह जो कि मौजूदा समय में भी सांसद हैं, बीजेपी की ओर से दोबारा से उनको टिकट मिला है। कांग्रेस की ओर से यहां पर रावदान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फरीदाबाद में भी इसी तरह से कृष्णपाल गुर्जर दोबारा से टिकट मिला, और कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह को यहां पर इस बार चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। तो यहां पर भी ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि पार्टियां जरूर अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को देख करके और दूसरा जो दावे हैं उनको देख करके भी आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर वाकई में जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। देखना यह है कि इस बार जनता आखिर क्या मन बना रही। गुरुग्राम में भी आप देखिए दिलचस्प है। राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राज बब्बर को इस बार कांग्रेस ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन गुरुग्राम का मुकाबला इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो रहा है क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से यहां से बतौर कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। और चुनावी कैंपेनिंग में आपने देखा है कि किस तरीके से यहां पर लगातार जो चुनावी माहौल है वो चला है। सार आप देखिए, ये और भी दिलचस्प होता हुआ। रणजीत चौटाला बीजेपी की तरफ से यहाँ पे उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश जेपी कांग्रेस की तरफ से, नैना चौटाला जननायक जनता पार्टी की तरफ से, और सुनैना चौटाला आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से यहाँ से कैंडिडेट हैं। तो 3 चेहरे जो आप देख रहे हैं वो चौटाला परिवार से हैं, और इसलिए ये मुकाबला बहुत ज़्यादा दिलचस्प है हिसार की सीट का। रणजीत चौटाला जो कि बतौर निर्दलीय आपने देखा कि इसके पहले विधानसभा में वो जीते, लेकिन उसके बाद फिर उनको बीजेपी को ज्वाइन करवाया गया और उसके बाद वो चुनावी मैदान में अब बीजेपी की तरफ से हैं। तो इसलिए वो मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। कुरुक्षेत्र आइए, ये भी बहुत दिलचस्प है। नवीन जिंदल पार्टी में शामिल होते हैं, टिकट मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। अभिमानी महेंद्रगढ़ में भी और राव बहादुर सिंह और सुभाष परमार, ये 2 चेहरे भी, और एक जेजेपी की तरफ से और दूसरे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से रोहतक में रविंद्र सांगवान
जननायक जनता पार्टी की तरफ से, और राकेश तंवर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी कैंडिडेट हैं। बाकी अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा को आप देख रहे हैं। करनाल में भी इसी तरह से मनोहर लाल, दिव्यांशु बुद्धिराजा, देवेंद्र कादियान जेजेपी की तरफ से, और मराठा वीरेंद्र वर्मा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। सोनीपत में भी आप देखेंगे तो भूपेंद्र मलिक भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से, और अनूप सिंह इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। अंबाला में अगर आप देखें तो बंतो कटारिया, वरुण चौधरी और डॉक्टर किरण पुनिया जेजेपी की तरफ से, और गुरप्रीत गिल इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो ये बड़े चेहरे हैं। हिसार आपको हम बता चुके हैं पहले भी, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है यहाँ का भी, और इसलिए इस पर निगाहें इस सीट पर लोगों की रहेंगी। गुरुग्राम में भी राहुल फाजिलपुरिया जननायक जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट, और हाजी सोहराब खान और राज बब्बर और राव इंद्रजीत, ये चारों कैंडिडेट दिलचस्प बना रहे हैं इस पूरे मुकाबले को। इसी तरह से फरीदाबाद अगर आप देखेंगे तो कृष्णपाल गुर्जर, महेंद्र प्रताप सिंह, नलिन हुड्डा जेजेपी की तरफ से, और सुनील तेवतिया आईएनएलडी की तरफ से यहाँ पे कैंडिडेट हैं। सिरसा में भी रमेश खटक जेजेपी की तरफ से, और संदीप लूट इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, कुमारी सैलजा कांग्रेस, और अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर के सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा लिया है, सभी पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली है। चुनाव प्रचार का जो शोर था वो आज समाप्त हो चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन करके अपनी जो बात है वो कैंडिडेट्स रख सकते हैं, लेकिन अब समय चूंकि 25 तारीख को जनता के मतदान का है, तो इसलिए अब जनता को यह तय करना है कि इन चुनावी शोर में जनता ने आखिर किन विषयों पर ध्यान दिया है, किस कैंडिडेट की बात में उनको ज़्यादा दम लगता है, किस पार्टी पर वो ज़्यादा भरोसा करती है। ये सारा फैसला अब इस बार जनता 25 तारीख को होने वाली पोलिंग में ईवीएम मशीनों में, ये जो तमाम चेहरे सियासी दिग्गज हमने आपको अभी दिखाए, उनका फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। और उसके साथ 4 तारीख को फिर जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस बार जनता ने क्या मन बनाया है, क्योंकि पार्टियां अपने अपने दावों के साथ चुनावी मैदान में हैं, सभी अपने अपने जीत के दावे भी कर रही हैं, लेकिन जनता ने तय क्या किया है, जनता ने इन चुनावी कैंपेन में भरोसा किसके कैंपेन पे ज़्यादा किया है, किसकी बातों पर वो ज़्यादा भरोसा कर रही है, किसके वायदों के साथ जनता ज़्यादा जुड़ रही है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब जनता को तय करनी है 25 तारीख को होने वाले मतदान में। और देखना ये होगा कि इस बार हरियाणा की जो जनता है वो किसको चुनने वाली है, या जो पार्टियां दावे कर रही हैं उस पर जनता अपनी राय पोलिंग के दिन किस तरह से व्यक्त करती है। 4 तारीख तक का इंतजार करिए, क्योंकि अब सियासी दलों का जो चुनावी शोर था वो थम गया है। डोर टू डोर कैंपेन हालांकि अभी भी आपको दिखेगा, लेकिन उस तरह से बड़ी चुनावी जनसभाएं या रैलियां, रोड शोज, उन सब का शोर आज समाप्त हो चुका है। और अब बस इंतज़ार है मतदान का। मतदान के दिन जब जनता बाहर निकलेगी तो फिर वो किसके पक्ष में वोट कर रही है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बातों को जनता के बीच में रखा है। कोई अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि जो वायदे किए गए, जो बातें कही गई वो पूरे नहीं हुए। कोई बता रहा है कि जनता परेशान है, तो कोई ये कह रहा है कि जनता संतुष्ट है उनके द्वारा किए गए कामकाज से। अब ये जनता को तय करना है कि वाकई में जनता को इन 5 सालों में क्या मिला है, इन 5 सालों में जो वायदे हुए उसमें कितना लाभ जनता तक पहुंचा है, या विपक्ष जो बात कह रहा है उन बातों पर जनता कितना भरोसा कर रही है। यह सारा जो प्रश्न है उसका उत्तर जनता मतदान के दिन स्पष्ट करेगी। और जब रिजल्ट आएंगे, जिस दिन परिणाम आएगा, उस दिन ये तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 10 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा की जो सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर दरअसल जनता ने क्या मन बनाया है, जनता क्या तय करने वाली है। तो दिलचस्प है ये मुकाबला, दिलचस्प है 2024 का ये रण। और छठे चरण में आते आते चुनावी रंग में अब जनता ने तय क्या करना है, इसके लिए इंतज़ार 4 जून का आपको करना होगा, क्योंकि मतदान वाले दिन जनता जब निकलेगी तो वो ये तय कर देगी कि आखिर वो इन बातों को किस नज़रिए से देख रही थी और उसके जहन में इस बार क्या था। तो
तो आज हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन इन चुनाव प्रचार के शोर में जो बातें सुनाई दी हैं, उन बातों के मायने क्या हैं और जनता को क्या वो वाकई में अपने साथ जोड़ पाए हैं, इसका कितना इंपैक्ट पड़ा है और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कितनी आश्वस्त हैं इस बार 2024 के इन लोकसभा चुनावों को लेकर के, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग, थैंक यू भाई जी। स्वागत है। वीरेंद्र सिंधु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंधु जी, आपका भी स्वागत है। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र चौहान जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज 10 सीटों के लिए जो चुनाव प्रचार का शोर था वो समाप्त हो गया। तमाम चुनावी रैलियां, रोड शोज हम लोगों ने देखे, बड़े चेहरों की मौजूदगी को भी हम लोगों ने देखा। जिन बातों को लेकर के आप लोग साथ चले थे, आप क्योंकि छठे चरण में हरियाणा में वोटिंग होनी है, कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं और कितना कन्विंस आपको लग रहा है कि आप कर पाए हैं जनता को, कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? वीरेंद्र जी, देखिए, जब ये चुनाव का सिलसिला या चुनाव की जंग का ऐलान हुआ, आगाज हुआ, हम पहले दिन से और बल्कि चुनाव का शेड्यूल जारी होने से भी महीनों पहले से हम लोग इस विश्वास के साथ खड़े हुए थे फील्ड में कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर अपने राजनीतिक विरोधियों को धूल चटाने की स्थिति में है। हरियाणा की जनता वो नरेंद्र मोदी के, हेलो जी जी वीरेंद्र जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बात रखें। आयुष जी, थोड़ी आवाज ठीक है ना? गर्ग साहब, बिल्कुल मैं सही करवाता हूँ। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। मेरी बात के बीच में बाधा आ रही थी, इसलिए मैं रुका हूँ। जी जी जी, क्या मेरा ऑडियो ठीक मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बात रखें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हम पहले दिन से चुनाव प्रचार के एकदम प्रारंभिक दौर से अपने सभी प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे चुनाव प्रचार के मामले में, जनता का विश्वास जीतने के मामले में खड़े हुए थे। और आज जब प्रचार का शोर थम गया है या हो हल्ले के साथ जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहने का सिलसिला थम गया है, अब लड़ाई सीधे तौर पर बूथ पर लड़ी जानी है। मतदान के आखिरी घड़ी तक उस लड़ाई में सब लोग लग गए हैं। आज भी मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं कि जहां से, जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस वेवलेंथ से हमने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, उसका आगाज किया था, आज हम उससे बेहतर स्थिति में खड़े हुए हैं। हम अपनी सभी सीटों पर जीत का अंतर बढ़ाने की स्थिति में खड़े हुए अपने आप को पाते हैं। हम 10 कमल के चुनाव के साथ अभियान हम लोगों ने शुरू किया था। इस बीच में करनाल की सीट खाली हुई। करनाल से नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री, वे चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हरियाणा की धरती पर 11 कमल, उनके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। 11 के 11 कमल साहब निश्चित तौर पर खिलेंगे, अच्छे मार्जिन के साथ खिलेंगे। और 4 तारीख को जब हम और आप और हमारे विरोधी मित्र यहीं स्टूडियो में चर्चा करते हुए मिलेंगे, मुझे विश्वास है कि हमारे विरोधी ईवीएम का चरित्र हनन करते हुए मिलेंगे। ये कहते हुए मिलेंगे कि इन्होंने ईवीएम तो चुनाव करवाया, बैलेट पर करवाते तो न्यू हो जाता या ऊ हो जाता। हम 10 की 10 लोकसभा और करनाल की विधानसभा की सीट कायदे से जीत रहे हैं साहब, कहीं कोई संदेह की गुंजाइश एक भी सीट पर नहीं है। एक आध सीट पर विपक्ष का चुनाव खड़ा जरूर हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 9 सीटें तो शायद ऐसी हैं हरियाणा की, जहां विपक्ष यानी खासतौर पर कांग्रेस और उसके साथी यही दिखाई देते हैं थोड़े बहुत कहीं चुनाव लड़ते हुए, और ये भी कायदे से चुनाव लड़ते दिखाई नहीं देते। इनकी प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंस है तो लट्ठम लट्ठा की प्रेजेंस है। श्रीमती किरण चौधरी वो राव दान सिंह की खटिया खड़ी करने पे लगी हुई है। कुमारी शैलजा के विरुद्ध और दूसरे लोग काम कर रहे हैं। सब स्थानों पर हमारे विपक्षी आपस में लड़ रहे हैं और हम राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और नरेंद्र मोदी का विरोध केवल इस नारे के साथ चुनाव लड़ रहे विपक्ष के साथ लड़ रहे हैं। हम इनको परास्त करेंगे। ठीक है। एक पॉजिटिव वोट, चले
पॉजिटिव वोट, हरियाणा का सकारात्मक वोट ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब सकारात्मक भारतीय जनता आप पार्टी को जिन मिलेगा। चीजों को लेकर के चले थे उसको लेकर के आप बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। गर्ग साहब, आपसे भी मेरा यह प्रश्न है, प्रथम चरण से शुरू हुआ चुनाव जो छठे चरण में पहुंच रहा है, आज हरियाणा के लिए 10 लोकसभा सीटों के लिए और 1 विधानसभा के लिए जो उपचुनाव होना है, वहां पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। कांग्रेस पार्टी कितना आश्वस्त है? क्योंकि दावे बहुत सारे हो रहे हैं, अब प्रचार का शोर थमने के बाद कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? गर्ग साहब देखिए आयुष जी, आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। यहां तक कि जनता का मन बन चुका है और जनता मन बना चुकी है। भाजपा सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है और इससे मुक्ति चाहता है और जनता का मन बन चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहां तक कि आपने देखा कितनी डिबेट हुई है, किसी डिबेट के अंदर आज तक भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने किसी मुद्दे की बात नहीं करी, ना कभी महंगाई की बात करी, ना बेरोजगारी की बात करी, ना वो बात करी किस प्रकार जनता को इन्होंने 10 साल के अंदर दुड़ा कर लाठियों से, डंडों से पीटने का काम किया। ये भी नहीं बताया किस प्रकार किसानों के ट्रैक्टर के टायर फोड़े, रास्तों के अंदर कीले गाड़ी गई, कितने लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में आज भी जेलों के अंदर है। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में आज तक तो कोई जनसभा के अंदर इनका प्रत्याशी ने कहीं भी, जब जनता ने इनसे सवाल पूछा हमारा क्या कसूर था भाई, हमें क्यों पीटा गया, लाठियों से दुड़ा कर हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं ने पूछा, सरकारी कर्मचारियों ने पूछा, छात्रों ने पूछा, यहाँ तक कि चुने हुए सरपंचों ने पूछा, किसान ने पूछा, कोई भी जवाब इनके प्रत्याशी के पास नहीं था। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, इनका पूरा चुनाव प्रचार निकाल लीजिए, इनके हर चुनाव प्रचार के अंदर गो बैक के नारों के साथ, काले झंडों के साथ इनका जनता ने जोरदार स्वागत किया है। और यहाँ तक कि ऐसा हालात थे, लोगों ने ये कहते थे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। मैं लोगों ने पूछा कौन सी गारंटी भाई, मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की गारंटी दी थी, नौकरी दे दी क्या? नौकरी छीनने का काम किया। मोदी जी ने यह भी कहा 15-15 लाख रुपए खातों में आ जाओगे, वो आ गए क्या? ये बात भी हुई थी। 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा है, 250 रुपए हो जाएगा, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात मोदी सरकार, इन्होंने कोई भी आपके वादों पर भरोसा हो रहा है क्या जनता को? चलिए, उनके तो काम, उनके ही तो सरकार है। अब उनके बारे में तो आपने बताया कि भाई जनता उनसे परेशान हो रही, आप जो वादा कर रहे हैं उसके साथ जनता को क्या जोड़ पाए हैं आप? बिल्कुल जोड़ पाए हैं। आज जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता भाजपा बेनाम जनता चुनाव हो रहा है। आज जनता कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का साथ दे रही है। उन्हें पता है इनसे मुक्ति कोई दिला सकता है, इंडिया गठबंधन मुक्ति दिला सकता है। इसलिए अगर पूछिए, अगर इन्होंने 10 साल में अच्छा काम किया होता तो मनोहर लाल खट्टर क्यों उठाया गया? आपके सामने ये कहते थे, आपके टीवी के चैनल में हजारों बार मैं डिबेट में सुना, भाई अब की बार तीसरी बार हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन अपने जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में जीतेगी। कहां गए जब रिजल्ट का पता लगा, सर्वे करवाई, धरातल में 0/0 आया। चलिए, मतलब 0 माइन। आप कह रहे हैं कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही, इसलिए आपके वायदों पर वो जुड़ जाएगी, आप जो बात कह रहे हैं उसके साथ वो खड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं संधू जी का करता हूँ। आयुजी वायदे पूरे किए। ठीक है, चलिए, मैं ठीक है, वही बात है ना, अभी जो वीरेंद्र जी ने कही ना कि हम लोग सब लोग 4 तारीख को फिर बैठेंगे और फिर इस पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीरेंद्र जी आपके साथ बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मुझे केवल एक कहना है, आ रहा हूं सर, मैं आऊंगा, एक सेकंड में एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊं। वीरेंद्र जी, जननायक जनता पार्टी किस तरह से देख रही है? आज तो चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया, आप लोगों ने भी कैंडिडेट्स को उतारा, कई जगहों पर हम लोगों ने देखा आपके भी कैंडिडेट्स बड़े धुआंधार चुनावी प्रचार में थे। आश्वस्त कितना है जीत को लेकर के? वीरेंद्र जी, देखिए, हरियाणा की जनता ये चुनाव लड़ रही है और जनता के मामलों में, कार्यकर्ताओं के मामलों में जननायक जनता पार्टी हरियाणा की सबसे मजबूत पार्टी है।
क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग कार्यकर्ता किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उसको सत्ता में लेके आने की अगर बात करते हैं तो जननायक जनता पार्टी की करते हैं। देखो कितनी शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा का चुनाव प्रचार थमा है। हालांकि कांग्रेस ने के कुछ साथियों ने वहां पे हिसार में जरूर कोशिश की चुनाव में गड़बड़ी करने की, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया और बड़ी अच्छी तरीके से चुनाव प्रचार को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव खत्म किया। और मुझे ऐसे लगता है ऐसे ही वो 25 तारीख को चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे अन्य पार्टी है, किस तरह के बेतुके मुद्दों पे चुनाव प्रचार किया। चाहे वो धर्म की बात है, चाहे वो जाति की बात है, पता नहीं, लेकिन एक जननायक जनता पार्टी एक ऐसी मात्र हरियाणा की पार्टी है जिसने विकास के मुद्दे पे चुनाव प्रचार किया। उसने हरियाणा में महिलाओं को दिए गए 50% आरक्षण की बात करी, उसने हरियाणा में दिए हुए 8% बैकवर्ड क्लास के आरक्षण की बात करी, उसने हरियाणा में 70% जो कानून पास किए हरियाणा की नौकरियों के लिए उसकी बात करी, और जो भविष्य में ताऊ देवीलाल की जन नीतियों पर चलते हुए जननायक जनता पार्टी भविष्य में करेगी, उन नीतियों पर प्रचार किया। और उसी के कारण आज हरियाणा में जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो चुका है। एक वो पार्टी जो 11 कमल खिलाने की बात करती थी, वो पार्टियां जो हरियाणा में बदलाव की बात करती थी, आज बिल्कुल आज जो चुनाव है त्रिकोणीय रूप से ले चुका। और हमारे अगर मजबूत चुनाव प्रचार की मजबूती की बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी का प्रचार, जो लोग ये भी कह रहे थे कि हम चुनाव में, ठीक है वीरेंद्र जी, आप वो त्रिकोणीय बना रहे हैं, उसको चतुष्कोणीय नहीं बना रहे हो। जब आपने ये कहा कि हमारी जो पार्टी है वो सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो अमनदीप जी मुस्कुरा रहे थे आपके इस बात पर। हाँ, तो इसका परिणाम 4 जून को इसका हरियाणा की जनता को लग जाएगा। जब 2019 में के विधानसभा चुनाव में इसी तरह की मुस्कुराहट इन साथियों पर थी, और इनका क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहे, और किस एक सीट की पार्टी पर, एक विधायक की पार्टी पर जाकर सिमट गए, और हम कहां से कहां पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव ने पूरे हरियाणा की जनता, ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए ये तो राजनीतिक बातें हो गई। मैं कुछ बड़े बातें आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप सरकार के साथ में रहे, 4.5 साल तक आप सत्ता के साथ में थे। आप मुझे बताइए, प्रदेश की जनता के बीच में जब आप पहुंच रहे हैं तो कोई 2 बातें आप ऐसी बड़ी बता दीजिए जिससे मैं ये मानूं या प्रदेश की जनता ये बात आश्वस्त हो जाए कि आप जो बात कह रहे हैं जनता उसके साथ जेल हो रही है, जुड़ पा रही है। क्या आपने प्रदेश की जनता को दिया? आप देखिए, हरियाणा की जनता को पंचायतों में 50% आरक्षण की जो बात है, वो हमारा मंत्रालय होते हुए दुष्यंत चौटाला जी की सोच के होते हुए हरियाणा के लोगों को मिला। हरियाणा की पंचायतों की बात करोगे तो आरक्षण सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों तक था, और बैकवर्ड क्लास के लोग सरपंच, जिला पार्षद या ब्लॉक समिति तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो दुष्यंत चौटाला जी की सोच के कारण 8% आरक्षण उनको मिला। डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात अगर किसी के दिमाग में आई और वो लागू किसी ने करवाई, तो दुष्यंत चौटाला जी की सोच के कारण वो हो पाई। पूरे देश में कहीं पे भी जो लोगों ने कहा था कि ये संवैधानिक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हरियाणा के लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित हो जाएं, दुष्यंत चौटाला जी की सोच और मेहनत के परिणाम के कारण हरियाणा पूरे देश में एकमात्र हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पे 75% लोग आरक्षण का जो कानून है वो हरियाणा विधानसभा से पास हुआ। और जहां तक बुढ़ापा पेंशन की 5100 के वादे के साथ हम चले थे, और आज 3000 रुपए की हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन है। आप दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, किसी भी प्रदेश में हरियाणा से, लेकिन फिर भी जो वादा आपने किया वो नहीं कर पाए, और इसीलिए मुझे लगता है इस पर प्रश्न उठता है। बहरहाल अब मैं देखता हूं कि जनता इसके साथ कितना जुड़ी है। जितना हम कर सकते हैं उससे 10 गुना हमने किया है। ठीक है, आपने जो बात कही मैं जनता पे छोड़ता हूं उसको। अमनदीप जी, आपसे भी मेरा वही प्रश्न है कि कितना आपको लग रहा है कि अब ये चुनाव प्रचार थमने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल अपने कैंडिडेट्स को लेकर के, अपने इस पूरे कैंपेन को लेकर के आश्वस्त है कि नहीं, जनता अब आपके पक्ष में है, आपको वोट करेगी? जी आयुष जी, देखिए लगातार 4.5 साल से आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, हर प्रचार प्रसार के माध्यम से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि जो मौजूदा ठगबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी, और इसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार भी मोदी के नेतृत्व में थी, उन दोनों सरकारों ने हरियाणा की जनता के साथ जो मजाक किया, हरियाणा की जनता के जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, और जो उनके लोकतंत्र अधिकार का हनन किया, वो जनता के बिल्कुल सामने था। और जनता उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा रोष में थी। और इसी का परिणाम आता है कि ये बात, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता, जब 4.5 साल, जो 6 महीने सरकार में रह जाते हैं और आपको पूरी के पूरी सरकार बदलनी पड़ी, मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवाना पड़ा, तो उसका मतलब साफ साफ ये है कि बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा प्रदेश में चल रही है।
फिर उसके बाद क्या आता है कि आपको लोकसभा चुनाव के अंदर अपने मौजूदा 5 सांसदों का टिकट काट करके और वो दूसरी पार्टियों से कुछ ऐसे नेता भी उठाने पड़े कि जो कोयला घोटाले जिसके खुद आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए, मतलब इस स्तर तक आया है। वरना प्रधानमंत्री ने अगर किसी आदमी पर आरोप लगाए वो अपने स्टैंड से बैक नहीं करना चाहिए। अगर इनकी बातों की बात करी जाए, हम विश्व गुरु हैं, इतना बड़ा प्रधानमंत्री है और लीड करने वाला, मतलब वो उन्होंने अगर किसी को कोयला चोर कहा और अगर उसी हालात हरियाणा में ये थे तो कि कोयला चोर को भी टिकट देनी पड़ी। कारण यही था कि सब जनता में असंतोष और एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा प्रदेश में, ऐसे ऐसे अशोक तंवर जी को टिकट देनी पड़ी जो दर दर हर पार्टी के दरवाजे में भटक रहे थे। तो मेन मुद्दा ये था कि हरियाणा प्रदेश की जनता हर हालत में 10 नहीं 11 कहिए या फिर उसके बाद 90 के हर हालत में इनको बदलना चाहती थी और बदलने के लिए तैयार है। अब दूसरी बात आती है कि कौन विपक्षी दल होगा कि जो जनता जिसको पसंद करेगी। उसमें मैं ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मानता हूं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी और इंडियन नेशनल लोकदल दूसरा विपक्षी दल था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने भी जो भूमिका निभानी चाहिए थी और खासकर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से बाकी कांग्रेसी नेताओं के साथ या हाईकमान के साथ ब्लैकमेलिंग का गेम खेला और केवल मात्र अपनी ही जो है पाले में गेंद रखी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग करके जो जनता के सामने प्रारूप रखा, जो प्रेजेंट करना था चुनाव के सामने, वो भी जनता के सामने, उसको देखते हुए हमने एकदम तीसरा मोर्चा बनाया। इंडियन नेशनल लोकदल एनसीपी आरजेपी के साथ, श्रोमणी अकाली दल के साथ हमने तीसरा विकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता को दिया। और मैं ये कहूंगा कि आप चाहे फिर से रील दिखाइए कि जो जन समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन को मिला है और जो जितने भी रैलियां रोड शो हुए हैं उसमें संख्या बल के हिसाब से भी और जो जन समर्थन हमें अगर गांव में जा रहे हैं जिस प्रकार से लोग और सबसे वैसी पार्टी हम तो उनका मुकाबला कर रहे हैं इस दौर के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टियां साधन संपन्न है। हमारी पार्टी आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी जो जनता समर्थन दे रही है और जनता खुद ब खुद इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन के प्रत्याशियों का चुनाव लड़ रही है। ठीक है, लेकिन इनेलो आप ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, लेकिन वीरेंद्र जी ने भी एक बात कही कि भाई मुकाबला जहां जहां भी है वो त्रिकोणीय है, मतलब इंडियन नेशनल लोकदल को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। नहीं, मैं यार ठीक है, ये बात हर कोई कहेगा विपक्षी दल का नेता। मैंने तो हर बात के साथ ये जोड़ा है कि आपके टीवी कैमरे और हर प्रकार से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उनकी रिपोर्टों ने दिखाया है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो कुछ पार्टियों के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाता, इतना कड़ा विरोध हो रहा है, और दूसरी तरफ लोग उनका हमारी पार्टी के नेताओं को फूल मालाओं पे क्या, ट्रैक्टरों पे क्या, किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। ये तो जनता के सामने है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरी बात का विश्वास ना करें आप। सारी जो 1-1.5 महीने की जो चुनावी प्रक्रिया चली है प्रचार की, उनके वीडियो और फोटो के माध्यम से देख लें कि किसका समर्थन किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। रही बात जो आपने नाम लिया कि चलो जननायक जनता, हर एक के हौसले बुलंद होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर ये बात ये टीवी पे नहीं करेंगे तो अब 2-4 कार्यकर्ता जो बचे हैं वो कल को बूथ पे भी नहीं बैठेंगे। ये बात तो कहनी पड़ती है हर पार्टी को और वो कहनी भी चाहिए, वो अच्छी बात है। तो ये इसी वजह से, लेकिन तो मैंने पूछा हरियाणा के चुनाव के, क्योंकि आप भी दावा करेंगे, संधू भी यही दावा करेंगे, गर्ग साहब भी यही बात कर रहे हैं और चौहान साहब भी यही बात कर रहे हैं। मैं जनता पे छोड़ देता हूं भाई कि आखिर 4 तारीख को जनता ने जो फैसला करना है वो तय कर देगी। ठीक है वीरेंद्र जी, ये जो मुद्दों को लेकर के आप लोग चले थे, ये कह रहे हैं कि आप लोग उन जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर तो बात ही नहीं करते हैं आप लोग। मैं वहीं आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो गर्ग साहब जो ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के लिए जनता तैयार बैठी है और ये बड़े ताकतवर हो गए हैं, ये बड़े ठाडे हो गए हैं, दमदार हो गए हैं, तो गर्ग साहब की पार्टी या हमारे विपक्षी जितने जिनके प्रतिनिधि स्टूडियो में भी बैठे हैं, अगर इनमें से किसी एक में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का सामना अकेले करने का दम होता तो ये बेमेल गठबंधन, बेमेल गठजोड़, बेमेल ब्याह करके इंडी गठबंधन नहीं बनाते। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट बताते रहे, या उनकी गाड़ी में चढ़ गए या उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, जेल वाले लालू को ले आए,
ममता के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की। यानी जिनकी नीतियां नहीं मिलती, आपस में कार्यक्रम नहीं मिलते, एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं, कल तक स्टेज शेयर करने में परेशानी थी, आज भी लड़ रहे हैं आपस में खुल्लम खुल्ला, वे लोग इंडी गठजोड़ का आवरण ओढ़कर आज भी भारतीय जनता पार्टी की जनता से मिली हुई ताकत के सामने थर थर कांपते हुए महसूस किए जा सकते हैं। एक बात बजरंग जी को बता रहा हूं विनम्रता से, बजरंग जी ने बहुत सारी बातें की, जनता त्रस्त है जी इनसे। कहां त्रस्त है जी? बोला महंगाई की गणी मार होगी, उसका जिक्र नहीं करते। बजरंग दास गर्ग जी सरदार मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कार्यकाल के महंगाई के, इन्फ्लेशन रेट के, महंगाई दर में वृद्धि के आंकड़े निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में एक दिन भी महंगाई की दर मनमोहन सिंह की हाईएस्ट के आसपास नहीं गई। बजरंग दास गर्ग जी, महंगाई की आपने बात की, उसके बाद आपने कहा गरीबी से लोग त्रस्त हैं। आपकी पार्टी तो गरीबी हटाओ का नारा देते देते आपकी इंदिरा जी चली गई, राजीव जी चले गए, नरसिम्हा राव चले गए, और आज भी आंकड़े गरीबी के अगर ठीक हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। भ्रष्टाचार सिर्फ आईना दिखा रहा हूं, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, आपकी पार्टी के नेता थे, उन्होंने खुद स्वीकारा था 1 रुपया बजरंग दास गर्ग के शहर के विकास के लिए भेजता हूं, उसमें से 85% रास्ते में रह जाता है, राजनीतिक दलाल अफसरशाह चोर खा जाते हैं, 15 पैसे गांव में या इनके शहर में पहुंचते हैं। आज नरेंद्र मोदी अगर 2000 रुपए, मैं इस समय बुढ़नपुर गांव में हूं असद विधानसभा क्षेत्र के, अगर 2000 रुपए का बटन किसान सम्मान निधि का दबाते हैं नरेंद्र मोदी जी दिल्ली बैठकर, तो बुढ़नपुर गांव के सभी किसानों के खाते में 2000 के 2000 आते हैं, एक चवन्नी अठन्नी कहीं कटती नहीं है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में 11वें नंबर की थी, जिनका ये निरादर करते हैं कभी चाय बनाने वाला कह करके, कभी और घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके। उन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर से जंप लगाकर, छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंची है। उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले 2-3 वर्षों में वो तीसरे और फिर पहले नंबर पर आएगी। आखिर में एक बात और पूछना चाहता हूं मैं, भाई साहब बजरंग दास गर्ग जी, नौकरी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, आपके राज में 10 साल में केवल 85,000 नौकरियां लगी, हमारे शासनकाल में 9.5 साल में 1.25 लाख से ज्यादा लग गई। नौकरियां हमने ज्यादा दी कि आपने ज्यादा दी? आप गांव की चिंता करने की बात करते हो, आपके शासनकाल में हरियाणा के कुछ एक शहरों को 24 घंटे बिजली मिलती थी। मनोहर लाल जी इस बात के लिए जाने जाएंगे, इतिहास में दर्ज होगी ये बात, जैसे चौधरी बंसीलाल को गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए, सड़क पहुंचाने के लिए याद किया जाता है, ठीक उसी तरह मनोहर लाल जी को याद किया जाएगा कि ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके में, रुको एक सेकंड रुक जाओ बजरंग जी, जिनके कार्यकाल में हरियाणा के 6000 गांवों में आपने मनोहर लाल का फिर चेहरा बदला गई। एक क्षण चेहरा बदला क्यों? मुझे अगर इतना मुझे ज्यादा नहीं कहना। बजरंग जी आपके राज में, आप कहते हो गैस महंगी हो गई, आपके राज में तो गैस मिलती नहीं थी, 3-3 दिन लाइनों में खड़े होते थे। आज सिलेंडर गलियों में रुड़ता घूमता है, एजेंसी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ले लो, और बजरंग जी की श्रीमती जी कह देती हैं, इनका सेवादार कह देता है, मारे तो सारे सिलेंडर भरे धरे भाई, 15 दिन पाछे आइए। अरे बदलाव ला करके दिखाया, गांव में सफाई, गांव में रोशनी, गांव में पानी, गांव में गैस, गांव के गरीब के बच्चे को नौकरी, यह है नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की पहचान। बजरंग जी चलिए, आपने जवाब दिया, मैं गर्ग साहब पर, ठीक है, हमसे नहीं है। ठीक है गर्ग साहब, महंगाई पर बड़ा लंबा चौड़ी बात बताई। मैं पूछना चाहता हूं, जो दाल 2014 तक 50 रुपए किलो होती थी, आज वो 140 रुपए किलो है, महंगाई नहीं बढ़ी क्या?
जो अच्छा, रसोई किसान गैस का- सिलेंडर, किसान की दाल का दाम आप चाहते थे कि 2014 वाला ही रहे। आयुष जी ठीक है वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, अब उनकी बात आने दें, उनकी बात आने दें। आयुष जी वीरेंद्र जी, अभी नहीं, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, गर्ग साहब ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना आपकी बातों को, अभी इधर से ठीक है, नहीं ठीक है। अगर 2014 के रेट पर आप आयुष जी या तो मुझे बिकवाना बिठाओ ना, चाहते हो किसान की, मैंने आपको ठीक है। कहा, गेहूं बिकवाना चाहते हो, नहीं ठीक है वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वो मुझे लगता है और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन उनकी बात आने देना। एक सेकंड गर्ग देखो, साहब। नोट करो, बीच में एक और बड़ी तकलीफ होगी। अभी स्टार्टिंग हुई है, जो झूठ जो होती है, झूठ और लूट। सिर्फ बजरंग जी एक छोटी सी बात, भैया क्या गेहूं 2014 में जिस रेट पे खरीद रहे थे उसी रेट पर आज खरीदे हम। ठीक है गर्ग और साहब, उसी रेट पर तभी तो ठीक है मिलेगा गर्ग आपको। साहब। अरे दाम किसान वीरेंद्र जी बात आ गई, आपकी बात आ गई, उन्होंने प्रश्न आपको भी सुन तो लिया, वो करने का साथ में देना जवाब पड़ेगा ना देंगे। बजरंग ठीक जी। है आपकी बात आ गई, एक सेकंड, अभी गर्ग साहब का समय। गर्ग साहब वो ये कह रहे हैं कि भाई 2014 वाले रेट किसानों को दे क्या भाई, उनके फसलों के दाल का रेट बढ़ गया तो कह रहे हो किसानों को भी फायदा है। जवाब दीजिए। आयुष जी मुझे बोलने दो, या तो आप दोनों बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ, हम सुनने वास्ते नहीं गर्ग साहब, आपके जब समय मैं बोले बोल रहा हूं, बोले तो भी उनके प्रश्न का भी जवाब साथ में जो दें। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई 2014 में जो रेट था क्या हम वही रेट देते रहे? मैं सुन लो मेरी बात। 2014 के अंदर 50 रुपए किलो दाल थी और हम सरकार की तरफ से 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से देते थे। पूछ लो, मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। वो महकमा मेरे पास था, हरियाणा कन्वर्ट का महकमे के माध्यम से सप्लाई करते थे। आज 140 रुपए किलो है। जो सरसों का तेल 55 रुपए लीटर होता था, आज आपके सामने 160 रुपए लीटर सरसों का तेल है। जो हमारे समय में 2014 के अंदर 18 रुपए किलो आटा होता था, आज वो 60 रुपए किलो आटा हो चुका है। जो हमारे समय में 20 रुपए लीटर दूध होता था, आज 70 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। ये कहते हैं महंगाई नहीं है। जो रसोई गैस सिलेंडर ये कहते हैं घर घर दे रहे हैं। किसान आपको सिलेंडर ले लो, घेर लेगा, सिलेंडर ले लो, किसान आपको घेर लेगा। आयुष जी बड़ी तकलीफ हो रही है। आपको घेर लेगा। नहीं वीरेंद्र जी, वो आपका प्रश्न समझ गए, वो आपका प्रश्न समझ गए। अभी भाई उनकी बात, 2014 के रेट में नहीं गर्ग साहब, बड़ी तकलीफ। वीरेंद्र जी, एक सेकंड, अभी गर्ग साहब का समय नहीं, ऐसे नहीं, मेरा टाइम तो नहीं, वहीं बर्बाद हो रहा है। आप मेरा टाइम काटोगे, इनको बुलवाओगे बीच में। और सुन लो, ये कहते हैं मेरा रसोई गैस सिलेंडर 400 वाला इन्होंने 1150 500 में बेचा। उसके बाद चुनाव देख के 100-200 रुपए कम कर दिए। महंगाई नहीं है, महंगाई की दर कम हो गई। इनको कहते हैं, जो कहते हैं सिलेंडर हम घर घर देते हैं, लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये सिलेंडर लेकर जाते हैं, लोग हाथ जोड़ देते हैं, भाई पैसे नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए। गरीब बजरंग दास गर्ग की बात करी थी, बतेरे पीछे धरे। अरे गर्ग साहब, खजाने में रख के बतेरे कमा रखा आपने। आपकी श्रीमती इसलिए सिलेंडर लेके मना करती है क्योंकि गैस का सिलेंडर भरा रखा होता है। ऐसे टैक्स लगाए जिनको जो गैस इस्तेमाल करते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है। बजरंग दास गर्ग की पत्नी अगर गैस का सिलेंडर लेने से इनकार करती है तो पैसे की कमी नहीं है उनके पास। डाका डालने का काम किया। एक नई बताता हूँ, गरीबों का मुंह का निवाला छीनने के लिए इन्होंने सब्जी व फल के ऊपर भी मार्केट फीस लगाने का काम किया। जो हमने कांग्रेस के राज के अंदर मार्केट फीस हमने खत्म की थी, इन्होंने लगाने का काम किया। और एक बात और कहता हूँ आयुष जी, जहाँ ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस ने देश के अंदर सरकारी संपत्ति बनाई, यही तो वो संपत्ति सरकारी बेच बेच कर काम चला रहे हैं। LIC बेच दी, रेलवे जो है उनको प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया, एयरपोर्ट आपके सामने वो करने का काम किया। इन्होंने तो सरकारी संपत्ति बेचकर मलाई को आज बताना चाहिए कि एयरपोर्ट किसने किसको बेचा। रुको बजरंग दास जी, रुको, झूठ नहीं बोलने दूंगा ना। आज जरा ये बताओ, एयरपोर्ट किसने किसको बेचा, इनसे पूछ लीजिए, इनके पर्चे चढ़ जाएंगे। गर्ग साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई एयरपोर्ट बताइए जो बेचा है। कौन सा एयरपोर्ट किसको बेचा है? किसने किसको बेचा? एयरपोर्ट बताओ बजरंग दास गर्ग, किसने किसको बेचा? बजरंग दास गर्ग, एयरपोर्ट किसने किसको बेचा? जिस प्राइवेट कंपनी को आप देकर के गए थे वो दूसरी कंपनी आ गई तो वो बिक गया क्या? वो बिक गया क्या एयरपोर्ट? बजरंग दास गर्ग की कांग्रेस
अपने एक प्राइवेट हिस्सेदारों कंपनी को को माल एक कमाने प्राइवेट के कंपनी लिए से सेवाएं लग ले रहे तो हैं। ठीक, बल्कि मैं और बात दूसरी कहना कंपनी आ चाहूंगा, जाए आपको तो ध्यान ठीक होगा गया। राज्यपाल जी ने जम्मू कश्मीर के अज्ञानतापूर्ण उसने बातें कहा करना था अच्छा ये नहीं सारी लगता। संपत्ति कम से कम अंडरग्राउंड तथ्यों पर बात कर लिया बेनामी करें। उनकी नहीं है, अडानी अम्बानी की नहीं है, इनके सरकार के बेटे मुखिया की है। खुला तौर पर राज्यपाल ने ये बयान सभी चैनल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बोले मेरे ईडी भेज दी, मेरे घर में क्या है, मेरे घर में देखो बजरंग दास जी, कागज चोरी की करोगे किताब तो के ईडी सिवाय आपके भी कुछ आ नहीं है। जाएगी। मैं फक्कड़ चोरी हूं करने और वालों 2 की कमरे ईडी के आई थी, मकान में रहता हूं। आएगी, ये आगे भी सरकार जो आएगी। है, ठीक है गर्ग साहब, देखिए यही तो महत्वपूर्ण है ना। आप भी अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, बीरेन जी भी गए हैं। अब ये जनता अपने बहुत नीरछीर विवेक से इसका फैसला करेगी कि आप जो कह रहे हैं उसमें तथ्यात्मक सच्चाई है या जो बीरेन जी ने कहा उसमें तथ्यात्मक सच्चाई उनके है। घर ईडी ठीक है, जाएगी। आप चैनल के मुखिया हो, ठीक है, बाप वीरेन जी, रे, वीरेन जी, वीरेन जी, जो वीरेन मैंने जी। बात कही है, वीरेन जी। महंगाई की, उनके घर उसमें फर्क को- नहीं नहीं, आपने जो बात आपने जो जवाब दी रहिए। इसलिए तो मैंने प्रदेश की जनता पे छोड़ा ना भाई। अगर उसको सच में महंगाई की मार पड़ रही होगी तो वो आपके साथ आएगी, वो इनके पास नहीं जाएगी। और अगर वो उसके पास महंगाई का कोई असर नहीं है, जो बात वीरेन जी कह रहे हैं, तो वो उनके साथ जुड़ेगी। ठीक है, जनता के साथ आप भी तो बात कहोगे। आपने खुद ही कहा ना कि भाई जनता ही आपका चुनाव लड़ रही है, तो जनता ये तय कर देगी। आप बात रखिए तो डरने वीरेन जी। की जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया। अगर वीरेन चौहान जी, वीरेन चौहान जी, वीरेन चौहान जी गर्ग साहब, ठीक है, आप दोनों लोग की बात आ गई है। वीरेन संधू जी, वीरेन संधू जी, चलिए वीरेन संधू जी, अब आप यहां पर बैठ करके अगर ये नहीं कहेंगे कि आपकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, तो जो कार्यकर्ता बचा खुचा भी है उसका भी हौसला टूट जाएगा। कोई बस्ता लगाने वाला भी बूथ पर नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। वीरेन जी, देखिए जमीनी हकीकत की जहां तक बात है, आपने कहा कार्यकर्ता नहीं है, टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। एज ए पत्रकार मुझे लगता है कि अभी इस बात का फैसला करने के लिए आपको 10-12 दिन रुकना चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगा उठाने वाला मैं नहीं कह रहा हूं। जब से हरियाणा बना है तब से ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा के साथ की पार्टी हरियाणा की विधानसभा में सबसे मजबूती के साथ रही है और हमेशा रहेगी। और क्षेत्रीय मुद्दों को क्षेत्रीय पार्टी ही उठा सकती है। हरियाणा के लोगों की जन भावनाओं को सिर्फ जननायक जनता पार्टी समझती है। एक दूसरे साथी ने भी यही कहा था कि क्या बचा है। मैं ये कह रहा हूँ, इस लोकसभा चुनाव के बाद 4 दिन के बाद ना सिंबल बचेगा, ना पार्टी का नाम बचेगा, ना रिकॉग्निशन बचेगी। हरियाणा में कोई एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी बचेगी तो जननायक जनता पार्टी बचेगी। हरियाणा का एक क्षेत्रीय एकमात्र नेता कोई होगा तो चौटाला जी होंगे। और हरियाणा के लोगों की बात संसद में, विधानसभा में अगर कोई पार्टी रखेगी तो जननायक जनता पार्टी रखेगी। बाकी लोगों ने देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बेच के ही काम चलाना है। और हरियाणा के लोगों की लड़ाई जननायक जनता पार्टी ने ही लड़नी है। लेकिन वीरेन जी कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले भी आपने जिनके विरोध में चुनाव लड़ा, आप उनके साथ सत्ता में रहे, और उसके बाद अब जब फिर चुनाव लोकसभा का आया तब आप फिर उनके साथ नहीं है और उनके ही अगेंस्ट आप वोट मांगेंगे, जबकि आप सत्ता में अब साथ में रह चुके हैं। तो जनता कैसे कन्विंस करेंगे आप? चुनाव लड़ने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी कैंडिडेट के खिलाफ, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी हैं, चाहे वो नवीन जिंदल जी हैं, जिन जिन लोगों के पास करप्शन के नारे लगाए, आज उनको लेके आ रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ आज उनके साथ गठबंधन में, एक नाथ शिंदे, अजीत पवार के कारण लगाए। राजनीति में जो परिवर्तन, जो अनैतिकता और पार्टियों ने की है, जननायक जनता पार्टी ने वो नहीं की। एक समझौते के साथ हम गठबंधन की सरकार में गए थे और गठबंधन की सरकार को हमने अपने निभाया। जो वादे हम जनता से करके गए थे, उन समझौतों के साथ हम उनके साथ सरकार में थे और अपनी मांगों के साथ। ठीक है संधू साहब, अगर आप ये कहते हैं कि भाई देखिए क्षेत्रीय जो दल हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सकते हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल उनके पास एक बेहतर ऑप्शन है। और वो तो बार बार कह रहे हैं कि उनकी रैलियों में इतनी भीड़ है, उनके नेता को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, उनका तो विरोध भी नहीं हो रहा गाँव में। आपका विरोध होता, आपके नेता का विरोध हो रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के पास ना सोच है, ना विचारधारा है, ना कोई नेतृत्व है। वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो इतनी बड़े फंड के साथ, इतनी बड़े निशान के साथ थी, आज वो एक विधायक पर सीमित हो चुकी है। और जिस तरीके से, चाहे आप करनाल में लगा लीजिए, चाहे आप रोहतक में लगा लीजिए, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। तो इस चुनाव मुद्दे को उठा सकती है कि नहीं उठा सकती है, वो एक विधायक के साथ आज रह चुकी है। और इस लोकसभा चुनाव के बाद वो पार्टी डी रिकग्नाइज्ड हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्षेत्रीय मुद्दों को हरियाणा के लोगों को एक 35 साल का युवा ही उठा सकता है, वो ही उठाएगा। देश के संसद में कोई मजबूती के साथ उनकी लड़ाई लड़ेगा तो वही, पहले भी ट्रैक्टर लेके दुष्यंत चौटाला जी गए थे, अब भी हरियाणा संसद में कोई बात उठाएंगे तो नैना जी जैसे सांसद ही संसद में हरियाणा के लोगों की बात उठाएंगे। और इस बात को आप जल्द ही
पूरे देश की जनता और हरियाणा की जनता जल्दी देखेगी। अमनदीप जी, अगर क्षेत्रीय दलों की तरफ कोई रोक करेगा तो फिर उसके लिए जननायक जनता पार्टी एक बेहतर विकल्प के तौर पर होगा, अगर इन दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दिया जाए। वीरेंद्र संधू जी का ये कहना है। फिर आपको ये आश्वस्त क्यों है कि इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऑप्शन हो सकता है? आयुष जी, वो ठीक है, आपकी टीआरपी के लिए मसाला जरूर है, बनता है। मैं बार बार टिप्पणी करूं जजपा के ऊपर, जजपा को मेरे क्वेश्चन पेंट करे, तो खैर उसके लिए मैं एक लाइनर जवाब दूंगा कि अगर जो भी नेता ये कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे काम करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, पहले भी उठाए, तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वो चुनाव से क्यों भाग गए? चुनाव पहले भी लड़ते हैं, 2014 में भी लड़े, 19 में भी लड़े। अगर इतना ही भरोसा नेताजी को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो जनता तो कहां साथ देगी? अब दूसरी बात है, प्लीज भाई साहब, अरे वो पहले भी विधानसभा लोकसभा लड़ते रहे हैं, कोई बात नहीं, ये जनता को पता है। जो मेन मुद्दा आयुष जी क्या है, आप कवरिंग जो डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी ने बात कही, देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि ईडी सीबीआई तो उनको घोटाला करेगा, उसके घर भी आ जाती है। अरे भैया, नवीन जिंदल के घर आएगी क्या ईडी सीबीआई? आएगी नहीं ना, नहीं आएगी, क्योंकि जो आदमी घोटाला करके और फटाफट से अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रीमान विजय माल्या जी, वो देश का इतना करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेकर के विमान से विदेश में भाग गए, क्या वो वापस आए? और वो इसीलिए भागे कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। और मैं ये कहूंगा लंबी चली जाएगी बात। इन्होंने देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये बात ये करते हैं कि भाई किसानों को और नौजवानों को, हरियाणा प्रदेश का किसान और नौजवान इतना ज्यादा सक्षम था, आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से भी बहुत पुराने समय से। आज अगर हरियाणा प्रदेश का युवा यूपीएससी के अंदर अगर पॉपुलेशन के हिसाब सबसे ज्यादा कामयाब होता है, लेकिन हरियाणा में अगर नौकरी लगती है तो हरियाणा प्रदेश के युवा को ये इस कदर बेइज्जत कर देते हैं कि आप तो योग्य नहीं थे, हमारी तो पारदर्शिता वाली नौकरी है। अरे भाई, वो यूपीएससी में तो टॉपर आता है, आपकी हरियाणा प्रदेश की नौकरियों में उसका नंबर नहीं आता। वहां पर वो यूपी वाले या बिहार वाले जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के आदमी हैं, उनको नौकरी लग जाती है। दूसरे बेइज्जत करने का काम इन्होंने हरियाणा के किसानों को किया और हरियाणा के जवानों को किया। आज क्यों प्रधानमंत्री मोदी को अपनी रैलियों के अंदर ये कहना पड़ता है कि किसानों तक मेरा मैसेज पहुंचा दोगे या नहीं पहुंचा दोगे? जनता भी हाथ नीचे कर लेती है और बार बार मोदी जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि पहुंचा देना। क्यों बात करनी पड़ती है महिला पहलवानों की? क्यों बात करनी पड़ती है आज सैनिकों की? आज दुर्गति इतनी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी की। जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता इनसे बहुत ज्यादा त्रस्त और रोष खाई है। लेकिन मैं फिर वो बात कह रहा हूं कि ठीक है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर जनता का हित देखने की बजाय उनको तो केवल अपनी हित साधना है। राहुल जी को अपना फ्यूचर सेट करना है, भूपेंद्र जी को अपने लड़के का फ्यूचर सेट करना है, किरण चौधरी जी अपनी लड़की के लिए रो रही हैं, शैलजा जी अपने रो रही हैं, बजरंग दास जी भी ट्राई कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा में नंबर लग जाए। तो ये सारी बातें जनता के सामने हैं और जनता देख रही है कि किस प्रकार से 2019 के अंदर राजनीति में महत्वाकांक्षा होना, इसमें क्या बुराई है? अमनदीप जी, क्या आप ये इच्छा नहीं रखते कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आपको भी कभी टिकट मिले? नहीं, वो टिकट मिले, लेकिन प्राथमिकता टिकट लेना या जीतना नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता जनता के दुख को दूर करना, प्राथमिकता जनता के हितों को रक्षा करनी होनी चाहिए। प्राथमिकता जनता के हित की रक्षा करनी होनी चाहिए, ना कि टिकट अपना करियर संभालने की। प्राथमिकता जनता के हितों की रक्षा करने की। आज वीरेंद्र चौहान जी, मैं आखिरी बात तो कह दूं, वीरेंद्र चौहान जी आखिरी बात तो कह दूं, आप ये कह रहे हैं आज जो लड़ाई है ना, 80% देश और प्रदेश की जनता कृषि निर्भर है, जो बार बार आप दावे ठोक रहे हैं कि गरीबी से बाहर निकाल दिया। आपको रैंक पता होना चाहिए भारत का, 197 देशों में से 142वां देश है गरीबी के मामले में हमारा। हम सबसे गरीब, हमारी जो गिनती होती है अफ्रीका के साथ होती है। और आप जैसे प्रवक्ता आगे अगर बार बार ये चिल्लाते हैं तो अमेरिका का देश हंस रहा है। गरीबी से निकाला चलिए, ठीक है, गरीबी की बात है। वीरेंद्र जी, कौन सी गरीबी से बाहर निकाला? ठीक है वीरेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत हो चुका प्रतिपक्षी मित्रों का झूठा प्रचार। प्रदेश की जनता कर चुकी ठंडे दिमाग से विचार। प्रदेश की जनता का यही संकल्प, फिलहाल भाजपा का नहीं कोई भी विकल्प। हम 10 की 10 लोकसभा जीत रहे हैं,
25 मई 11वीं करनाल की बात विधानसभा आ गई। जीत रहे हैं और नारायण बजरंग जी सिकंदर हरियाणा की सरकार जनता में के बनाएंगे कहती है 24 में 25 मई आपकी बात कड़ आ गई। विधानसभा में भी लगाएंगे, 25 चिंता मई मत करो। बात- आपकी नारा- पार्टी की कमर विधानसभा में भी नीचे लगाएंगे बजरंग जी। देखते देखना जाइए, देखते जाइए देवेंद्र बजरंग भाई, जी। आपको दो कांगड़ा, बेनकाब आप खुद कर देते हरियाणा हो, में दो कांगड़ा आपके नहीं तो चुप नेता होगे। ही कर देते हैं। कोई पुरानी हमारे तो स्थिति स्टार में आओगे। प्रचारक भी लोग राहुल गांधी को कहने 2004 लग गए। वाली स्थिति में हमारा तो स्टार दो प्रचारक सीट भी पे लोग रहना राहुल है। गांधी को मानते आप हैं। देखना हम तो जो विश्वास आपने के जुमले साथ ये फेंके, कहते हैं, लोगों बने को रहे राहुल ठगा, गांधी, किसानों चलती को रहेगी पिटा, भाजपा की आंधी। जनता को बने रहे पिटा, राहुल गांधी, लोगों को यही तंग चलेगी किया। भाजपा की। लोग यही जानते हैं, यही इनके पास, भाजपा के पास यही एक विकल्प रहा है, केवल राहुल गांधी की फोटो दिखाना, कोई मुद्दे की बात नहीं करनी। चलिए ठीक है, आप लोग के इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। समय और मेरे पास नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स चूंकि अभी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा राजनीतिक माहौल अभी आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। लेकिन अब जनता को यह तय करना है कि आखिर वो 25 तारीख को अपनी बेहतरी के लिए किसके पक्ष में वोट करने वाली है और कौन सी पार्टी के ऊपर वो ज्यादा भरोसा कर रही है। इसके लिए 4 तारीख तक का इंतजार। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।